एमए फाइनल हिंदी के बच्चों का स्वागत। मैं अलका जैन, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हम गोदान कथानक का विश्लेषण कर रहे थे। अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार गोबर जो है शहर से गांव पहुंचता है और अपने पिता की मदद करता है। वह भोला से गाय भी छुड़ा लाता है और साथ ही जो है अपने पिता से और माँ से जुनिया को ले जाने की कहकर वापस शहर चला जाता है। जुनिया और गोबर के जाने के बाद होरी का घर सूना हो जाता है। होरी जुनिया को दोषी नहीं मानता था। उसकी दृष्टि में दोष उसके लड़के का ही था। गांव में माता दिन अपनी रखेल सिलिया का अपमान करता है। पहले तो वह उससे प्रेम करता था, बाद में वह उसे धोखा देता है। इसी बीच होरी अपनी पुत्री का विवाह करता है। दुलारी विवाह के लिए 200 रुपये देने का वायदा करती है, किंतु सोना इस बात को अच्छा नहीं समझती। एक और तो सोना का विवाह होता है तो दूसरी ओर भोला एक जवान विधवा नौहरी से शादी कर लेता है। विवाह के बाद एक ही घर में सास और बहू का रहना कठिन हो जाता है। गोबर शहर में आ ही गया था। वहाँ आकर वह देखता है कि जहाँ पहले वह खोमचा रखकर बैठता था, वहाँ अब कोई दूसरा व्यक्ति बैठने लगा है। वह अपना काम पूरी तरह नहीं जमा पाता। जुनिया विरक्त सी हो जाती है, किंतु गोबर कामासक्त बना रहता है। नतीजा यह निकलता है कि दोनों में मनमुटाव हो जाता है। गोबर और जुनिया का छोटा लड़का बीमारी के दौरान मर जाती है। जुनिया आंसू बहाती है और गोबर का मन उचटने लगता है। निराश होकर गोबर मिस्टर खन्ना की शक्कर मिल में नौकरी कर लेता है। एक दिन मिल में हड़ताल हो जाती है। गोबर अपने स्वभाव के अनुकूल हड़ताल में सक्रिय रूप से भाग लेता है। जुनिया गोबर को लड़ाई झगड़े से दूर रहने का परामर्श देती है। परिणाम स्वरूप गोबर जुनिया के साथ मारपीट करने लगता है। एक ओर तो वह घर से झगड़ा करता है तो दूसरी ओर उसे यह सूचना मिलती है कि मिल मालिकों ने मजदूरी कम कर दी है। मजदूर तिलमिला उठते हैं। लड़ाई झगड़ा होता है और पुलिस आ जाती है। मिल मालिक नए मजदूर रखना चाहते हैं, जबकि पुराने मजदूर नए मजदूरों में झगड़ा करते हैं। इस अवसर पर झगड़ा बढ़ते देखकर संपादक ओंकार नाथ भाग जाते हैं। गोबर झगड़े के दौरान मिर्जा साहब को बचाने की कोशिश में स्वयं घायल हो जाता है। उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है, जिसकी मरहम पट्टी अस्पताल में होती है। जुनिया गोबर की बीमारी से दुखी हो जाती है। वह यह मानने लगती है कि अब उसके भाग्य का सूर्य छिपने वाला है। ठीक उसी समय जुनिया की पड़ोसन उसे आकर न केवल रुपए देती है, बल्कि उसे सांत्वना भी देती है। गोबर ठीक होने लगता है और होश में आने पर जुनिया से क्षमा याचना करता है। थोड़े दिनों में गोबर उठने बैठने लायक हो जाता है। जुनिया घास छील छील कर गोबर की दवा दारू के लिए रुपया कमाती है। जुनिया की निस्वार्थ सेवा गोबर को प्रभावित करती है। गोबर स्वस्थ होकर नए जोश के साथ पुनः कामकाज की तलाश करता है। एक दिन रात में मिस मालती की गाड़ी का पेट्रोल समाप्त हो जाता है। गोबर गाड़ी को धक्का देकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाता है। मालती खुश होकर उसे अपने बाग में माली बना लेती है। परिणाम स्वरूप गोबर और जुनिया मालती के यहाँ रहने लगते हैं। खन्ना मजदूरों की हड़ताल को अनुचित मानते हैं, जबकि मिर्जा साहब, मेहता, मालती, गोविंदी और संपादक हड़ताल को उचित ठहराते हैं।
खन्ना मेहता की बात सुनकर उससे प्रभावित होते हैं। इसी बीच शक्कर मिल में आग लग जाती है। सब कुछ समाप्त हो जाता है। इससे खन्ना को बड़ा ही सदमा लगता है, किंतु गोविंदी उन्हें समझाती है। अंत में खन्ना साहब पश्चाताप करते हुए गोविंदी से क्षमायाचना करते हैं। होरी, सिलिया, नौहरी, मेहता और मालती का मिलन होता है। ये सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक ओर तो खन्ना गोविंदी के बीच की दीवार समाप्त हो जाती है, तो दूसरी ओर मेहता के सुझाव पर मालती जन सेवा का व्रत लेती है। मालती गरीबों के यहाँ बिना फीस के ही आने जाने लगती है। धीरे धीरे उसकी वाणी मधुर होने लगती है और वह ग्रामीण युवतियों के सामने अपने विलासपूर्ण जीवन को बहुत छोटे मानने लगती है। मेहता मालती के इस रूप को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। राय साहब की जो अनेक समस्याएं थीं, उनमें कुछ हल हो जाता है और कुछ रह जाती हैं। वे अपनी लड़की की शादी कर देते हैं, मुकदमा जीत जाते हैं और चुनाव में भी विजय प्राप्त करके होम मेंबर बन जाते हैं। मालती धीरे धीरे जीवन संग्राम में प्रवेश करती हुई पूरी तरह जनसेवा का कार्य करने लगती है। मेहता अपनी आमदनी का अधिकांश भाग दूसरों की सहायता में खर्च करते हैं। एक प्रकार से मेहता इतने निर्धन हो जाते हैं कि उसके पास न तो पहनने के लिए कपड़े रहते हैं और न मकान मालिक को देने के लिए किराया। मकान मालिक मेहता साहब पर किराए की डिग्री कर देता है। उनकी यह स्थिति जैसे ही मालती को पता लगती है, वह तुरंत उनके पास पहुंचती है और मकान किराए का भुगतान कर देती है। इतना ही नहीं, मालती मेहता साहब से मकान खाली करवाकर उन्हें अपने घर ले आती है। उपन्यास के इस अंश में प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया है कि मालती कभी अमीरों का खिलौना थी, तितली की तरह घूमती थी, वही अब बदली हुई परिस्थितियों में सेवा और त्याग की मूर्ति बन गई है। चुनिया के बच्चे के चेचक निकलने पर मालती उसकी सेवा अपने बच्चे की तरह करती है। मेहता इस स्थिति को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और मालती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, किंतु जो मालती पहले मेहता साहब से स्वयं विवाह करने की इच्छुक थी, वही अब इस विवाह बंधन को मानती है और विवाहित जीवन बिताने की अपेक्षा सहयोगी और मित्र बनकर जीना अधिक उचित समझती है। होरी अपनी एक लड़की की शादी पहले ही कर चुका था। समय आने पर दूसरी लड़की रूपा का विवाह भी पक्का कर देता है। विवाह के अवसर पर गोबर भी शहर से आता है और अपने माता पिता की दयनीय स्थिति देखकर दुखी भी होता है। होरी के सामने गोबर यह वायदा करता है कि वह फिर लखनऊ चला जाएगा और अपनी पत्नी को माँ बाप की सेवा के लिए छोड़ जाएगा। इस बार होरी गोबर के व्यवहार से संतोष और सुख का अनुभव करती है। रूपा अपने बुजुर्ग पति को पाकर भी प्रसन्न रहती है। अब गोबर का लड़का मंगल धनिया से काफ़ी घुल मिल गया है। होरी के मस्तिष्क में केवल एक चिंता रहती है कि वह कैसे भी राम सेवक के रुपए वापस कर दे। रुपए लौटाने के लिए होरी कड़ी मेहनत करता है और दिन भर लू और धूप में काम करके रात को सूतली काटता है। होरी और धनिया दोनों मिलकर कठिन परिश्रम करते हैं। इसी बीच अचानक होरी का भाई हीरा गांव लौट आता है। उसकी स्थिति बड़ी दीनहीन है। दुनिया भर के संकट झेलते हुए हीरा होरी के सामने खड़े होकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। होरी उसे क्षमा कर देता है। राम सेवक से रुपए लेते समय जो होरी जीवन से हार गया था, वही अपने भाई हीरा को क्षमा की मुद्रा में खड़ा देखकर न केवल आनंदित होता है, बल्कि जीवन संग्राम में विजय का अनुभव भी करता है। उत्साह से भरकर वह दुगना काम करता है। परिणाम स्वरूप वह बीमार पड़ जाता है। उसकी बीमारी उसके प्राण ले बैठती है। होरी मर जाता है। उसकी मृत्यु पर
धनिया पछाड़ खाकर गिर पड़ती है, किंतु पंडित गोदान कराने का प्रस्ताव रखते हैं। धनिया सूतली काट कर जमा किए हुए 20 आने निकाल कर होरी के हाथ पर रख देती है और कहती है कि यही इनका गोदान है, और यहीं कथा समाप्त होती है। तो बच्चों, इस तरह ग्राम्य जीवन और शहरी जीवन के चित्र को अंतर्भेद करते हुए जो दर्शाया गया है वह तारीफ़े काबिल है। आगे हम और चर्चा करेंगे। हमारी गोदान का कथानक यहाँ समाप्त होता है। आगे हम इसी कथानक को विभिन्न दृष्टियों से जो है विश्लेषित करेंगे। धन्यवाद।